हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एक्टिव अड्डा। आज हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ ग्राफिकल मेथड से। अब तक हमने इसके 5 लेक्चर देखे हैं और जिनमें हमने गति के समीकरण को भी प्रूफ किया था। गति के 3 समीकरण थे, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a। ये गति के 3 समीकरण थे और इन गति के 3 समीकरण को हमने सामान्य विधि से प्रूफ भी किया था। लेकिन अब इसी गति के समीकरण को हम ग्राफीय विधि से, मतलब ग्राफ की जो भी प्रॉपर्टी हमने कल पढ़ी थी, अब इस प्रॉपर्टी को हम रिवीजन करेंगे एक बार। उन सारी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमें इसको प्रूफ करना है। एक बार हम देख लेते हैं इनमें आने वाले टर्म्स के नाम क्या क्या हैं। तो यहाँ पे v है अंतिम वेग, जैसा कल हमने न्यूमेरिकल में भी सीखा था। कुछ समय के बाद वेग u था, प्रारंभिक वेग s था, विस्थापन t था, समय और a था त्वरण। और ये इक्वेशन या समीकरण तभी अप्लाई होता है जब त्वरण कैसा होता है, एक समान हो। एक समान त्वरण वाली स्थिति में ये समीकरण लागू होता है। अब हम बात करते हैं कल हमने कौन कौन से ग्राफ देखे थे। सबसे पहले हमने देखा था दूरी समय ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। दूरी समय ग्राफ एक स्थिर वस्तु के लिए कैसा था, ऐसा। स्थिर वस्तु के लिए ऐसा। इस केस में जो ग्राफ की ढाल होगी वो होगी 0। ग्राफ की ढाल 0। और हमको पता है कि दूरी समय ग्राफ में जो ग्राफ की ढाल होती है वो हमें क्या बताता है, वेग बताता है। मतलब वेग क्या होगा यहाँ पे 0। इसलिए हमने कहा था कि ये स्थिर वस्तु का ग्राफ है। फिर हमने देखा था दूरी समय ग्राफ में ही जब वस्तु की गति एक समान हो, तो ये दूरी, ये समय और वस्तु की गति एक समान, मतलब एक समान रूप से गति बढ़ रही है। इस स्थिति में ग्राफ की जो ढाल होगी, ग्राफ की ढाल थीटा, उससे हमें क्या पता चलेगा, ढाल से पता चलेगा चाल। दूरी समय ग्राफ है तो चाल। फिर हमने देखा था एक ग्राफ जिसमें जो वस्तु की गति असमान थी और ग्राफ का नेचर कुछ इस टाइप का था, वक्र था। ग्राफ का नेचर कैसा आया था, वक्र। इसमें और इसमें सीधी रेखा थी। और वक्र में बात करें तो इस केस में जो ढाल था वो हमको तात्क्षणिक चाल बता रहा था। किसी भी क्षण चाल की इंफॉर्मेशन हमको वो देता है। तो ये हो गया दूरी समय ग्राफ। फिर हमने देखा विस्थापन समय ग्राफ। फिर हमने देखा था विस्थापन समय ग्राफ। उसमें भी हमने 3 ग्राफ देखा था। पहले स्थिर वस्तु के लिए, और यहाँ पे वेग क्या होगा, यहाँ पे चाल होगा। दूरी समय ग्राफ में ढाल क्या बताता है, चाल। विस्थापन समय ग्राफ में यहाँ पे भी ढाल क्या होगा, 0। लेकिन यहाँ जो वेग होगा, क्योंकि यहाँ पे ढाल क्या बताता है, वेग, तो यहाँ वेग क्या होगा, वो भी 0 होगा। फिर हमने देखा था विस्थापन समय ग्राफ एक समान गति के लिए। तो विस्थापन समय ग्राफ एक समान गति के लिए क्या आता है, सीधी रेखा आती है, लेकिन वो धन एक्स अक्ष से कुछ कोण बनाए हुए, और इसी कोण को हम क्या कहते हैं, इसका ढाल। तो यहाँ पे ढाल क्या बताएगा, वेग। यानी कि जिस वस्तु के लिए ग्राफ बनाया गया है, खींचा गया है, उसकी गति एक समान रूप से, उसका वेग एक समान रूप से बढ़ रहा है। फिर हमने देखा तीसरा, जब उसकी गति असमान गति हो तो जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा वो कैसा आता है, कर्व आता है। यहाँ पे भी सेम कहानी, अभी भी वक्र आएगा और जो ढाल होगा वो तत्क्षणिक वेग हमको बताता है, तत्क्षणिक वेग बताता है। तो ये हो गया, हमने दूरी समय ग्राफ और विस्थापन समय ग्राफ को देखा। और विस्थापन समय ग्राफ या दूरी समय ग्राफ हमें बस ध्यान देना होता है किसके ऊपर, ढाल के ऊपर।
दूरी समय ग्राफ या विस्थापन समय ग्राफ में हमें बस ढाल की ज़रूरत या ढाल को बस पता करना होता है। ठीक, दूरी समय ग्राफ में ढाल चाल को बताता है और विस्थापन समय ग्राफ में जो ढाल होता है वो वेग बताता है। अब हम बात करते हैं वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ, इसमें हमने आपको 4 ग्राफ बताया था। वेग समय ग्राफ में हमने आपको 4 ग्राफ बताया था। सबसे पहला, जो वस्तु का त्वरण शून्य हो। जब वस्तु का त्वरण शून्य होगा मतलब वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा और ग्राफ कैसी होगी, सीधी रेखा होगी। तो इस केस में जो ग्राफ की ढाल आएगी वो फिर क्या आएगी, शून्य आएगी। और वेग समय ग्राफ में जो ढाल होता है वो हमें क्या बताता है, त्वरण। मतलब इस वाली स्थिति में अगर हमें ये पूछा जाए कि एक शून्य त्वरण वाले वस्तु के लिए ग्राफ ड्रॉ करिए, वेग समय ग्राफ, तो कैसा होगा वो, स्ट्रेट लाइन। त्वरण शून्य होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वस्तु का वेग शून्य हो। वस्तु एक नियत वेग से चलता है तब भी उसका त्वरण क्या होता है, शून्य। देख रहे हैं कि उसका वेग नियत है तो फिर उसके पास त्वरण शून्य हो जाएगा। फिर हमने निकाला था ग्राफ से घिरा हुआ क्षेत्रफल। इस अगर हम ये टाइम को टी मान लें तो इसको हम कह रहे थे ग्राफ से घिरा हुआ क्षेत्रफल। और इस केस में जो क्षेत्रफल होता है वो हमें क्या बताता है, विस्थापन की बात हमको बताता है कि वस्तु ने टी समय में कितना विस्थापन प्राप्त किया होगा। तो दूरी समय ग्राफ में जो ढाल होता है वो त्वरण, वेग समय ग्राफ में जो ढाल होता है वो त्वरण बताता है और जो क्षेत्रफल होता है वो किसकी इन्फॉर्मेशन देता है, विस्थापन की। फिर हमने इसमें दूसरा ग्राफ देखा था, जब वस्तु का त्वरण एक समान हो। जब वस्तु का त्वरण एक समान हो तो ये हो गया उसका वेग समय ग्राफ। इसमें जो त्वरण एक समान होगा तो इस केस में ग्राफ कैसा आएगा, एक सीधी रेखा आएगी जो एक्स एक्स से कुछ कोण बनाएगा जिसको उसका ढाल कहते हैं। और इस केस में भी ढाल हमें क्या बताएगा, त्वरण बताएगा। और अगर हमसे पूछ दीजिए कि किसी भी टी टाइम में ग्राफ ने कितना वस्तु ने कितनी दूरी तय की तो हमें क्षेत्रफल निकालना होगा। और ये क्षेत्रफल में क्या है, किसकी इन्फॉर्मेशन देगा, विस्थापन की। अभी इस पर हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। आज हम इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करेंगे और हम कल इन सारी चीज़ों पे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ये तब का ग्राफ है जब त्वरण तो एक समान होता है त्वरण एक समान होता है लेकिन वस्तु का प्रारंभिक वेग शून्य होता है। वस्तु का प्रारंभिक वेग शून्य होता है तब ऐसा ग्राफ आता है। लेकिन अगर वस्तु का प्रारंभिक वेग शून्य ना हो तो वेग समय ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि वस्तु ने शून्य समय पे अपना कुछ वेग बना रखा है तो इसको हम बोलेंगे u, प्रारंभिक वेग। तो जब वस्तु के पास कुछ प्रारंभिक वेग होता है तो उस स्थिति में वस्तु का वेग समय ग्राफ कुछ ऐसा होता है। और अभी भी ग्राफ क्या बता रहा है, एक समान त्वरण ही बता रहा है। इस स्थिति में भी सेम वही कहानी, जो ढाल होगा वो हमें त्वरण बताएगा और जो ग्राफ का क्षेत्रफल होगा वो हमें विस्थापन बताएगा। तो दूरी समय ग्राफ में ढाल चाल बताता है, वेग समय ग्राफ में ढाल वेग बताता है और वेग समय ग्राफ में ढाल त्वरण और क्षेत्रफल हमें विस्थापन की इन्फॉर्मेशन देता है। चौथा असमान त्वरण का था। तो असमान त्वरण के लिए हमने ग्राफ देखा था कुछ ऐसा ग्राफ हमने असमान त्वरण के लिए देखा था। इस केस में भी जो ग्राफ की ढाल होगी वो हमें बताएगी तात्क्षणिक त्वरण। तात्क्षणिक त्वरण की इन्फॉर्मेशन हमको ये देगा। तो इतनी ग्राफ हमने कल डिस्कशन किए थे और हमको एक की पॉइंट्स याद रखने हैं ग्राफ के लिए, ये सारी बातें। ग्राफ का ढाल क्या बताएगा, किस स्थिति में ग्राफ के ढाल से हमें क्या पता चलेगा और ग्राफ का क्षेत्रफल हमें क्या बताएगा। तो हमने कल की क्लास को एक बार छोटा रिवीजन कर लिया। आज हम अब इन्हीं सारी प्रॉपर्टी का, जितने हमने ग्राफ पढ़े, जितने भी इसमें प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, जैसे ये वाली और ये वाली इतनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, उसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके फिर गति के समीकरण को हमें प्रूफ करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हम प्रूफ करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण को। 3 गति के समीकरण है। पहला है v बराबर u प्लस ई टी। चलिए पहले हम इसको प्रूफ करते हैं, v बराबर u प्लस ई टी को। इसको हम बोलते हैं वेग समय ग्राफ। इस ग्राफ का वेग समय संबंध, इस समीकरण को हम वेग समय संबंध भी कहते हैं। जब हमें वेग निकालना होता है कुछ समय के बाद तो हम इस समीकरण का यूज़ करते हैं। अब देखिए इसके प्रूफ के लिए हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा और ग्राफ बनाने के लिए हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखा है। क्या है वो स्टेटमेंट,
इसमें कहा जा रहा कि एक वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है, मतलब वस्तु के पास कुछ प्रारंभिक वेग है तथा त्वरण a है, त्वरण उसका नियत त्वरण है a, जिसके कारण t समय के बाद उसका वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है। तो हमको पता है कि इस चीज़ को अगर हम ग्राफ से बनाना चाहें तो ग्राफ से इसे हम ऐसे बना लेंगे, इस समय ये वेग, तो ये वस्तु का कुछ प्रारंभिक वेग है, तो वस्तु अपने आप को वेग वाले अक्ष पे कुछ दूरी से तय शुरू करेगा और कुछ ऐसा इसका वेग, क्योंकि उसका त्वरण एक समान है तो रेखा हमें कैसे प्राप्त होगी, ग्राफ का सीधी रेखा। ये समय हो गया। अब ये u वस्तु से इसका वेग कितना था, u, यानी कि ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये u दिया हुआ है, तो हम नाम दे देते हैं OP। तो सबसे पहली बात हमें पता चला कि जो OP है वो किसके बराबर है, u के बराबर। अब जो u वेग से चला उसके पास कुछ त्वरण, तो t समय के बाद उसका वेग बढ़ रहा और t समय के बाद हमने माना जब समय t सेकेंड होता है तो उसका वेग बढ़ के कितना हो जाता है, उसका वेग बढ़ के हो जाता है उसका वेग बढ़ के v हो जाता है। क्लियर। तो हमने देखा कि ये o हो गया, ये p हो गया। अब इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। जैसे हमने इस पॉइंट को इससे मिला दिया तो इसका हम नाम दे देते हैं q, इसका नाम दे देते हैं r, इसका नाम दे देते हैं s, इसका नाम दे देते हैं a, इसका नाम दे देते हैं a। तो OP जो है वो u के बराबर है और ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो AS भी कितना होगा, वो u के ही बराबर होगा। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। फिर O से लेके A तक की दूरी OA ये T के बराबर है और ये OA PS के बराबर है, तो PS भी कितना हो जाएगा, T हो जाएगा। अच्छा, ये O से लेके Q, O से लेके Q ये V के बराबर है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये V, तो ये V के बराबर है और इसी के समांतर है ये AR, तो AR भी कितना हो जाएगा, V के बराबर हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक की बात हमें समझ में आ गई। फिर हमने देखा कि ये है U और ये है पूरा V फिगर से, तो ये RS कितना होगा, RS, तो हम लिख सकते हैं RS इज इक्वल्स टू AR माइनस AS। RS इज व्हाट, RS हमें पता नहीं, तो RS इज इक्वल्स टू AR इज व्हाट, AR इज V एंड माइनस AS इज व्हाट, AS इज U। ये कुछ हमने ग्राफ से कुछ डाटा बाहर निकाल लिया। अब हम चलते हैं प्रूफ में, इक्वेशन फर्स्ट के। इस ग्राफ की ढाल ये होगी और ग्राफ की ढाल हमें किसकी इन्फॉर्मेशन देती है, त्वरण की, और ढाल निकालते कैसे हैं, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार से हम क्या निकाल लेंगे, ढाल निकाल लेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि वेग समय ग्राफ में जो ढाल होता है, ढाल वो हमें क्या बताता है, त्वरण बताता है, और जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, लंब बटे आधार के बराबर होती है, लंब बटे आधार के बराबर। अब देखिए, तो ढाल ये है, तो कोण के सामने की भुजा लंब या 90 बन रहा ना, तो कोण के सामने की भुजा लंब और कोण के जो साथ होता है वो आधार, तो RS हो जाएगा लंब और PS हो जाएगा आधार। तो हम लिख सकते हैं A बराबर RS अपॉन PS। अब देखते हैं इसमें से, इस सारे डाटा में से RS का मान क्या है, तो RS यहाँ है, RS का मान कितना है, V माइनस U, तो RS हो गया V माइनस U, हमने पहले निकाल रखा था क्योंकि मुझे पता था कि उसका यूज़ होना है तो हमने उसको पहले ही इवेल्युएट कर लिया था। तो RS बराबर हो गया V माइनस U और PS का मान कितना है, PS बराबर T, तो PS का कितना रख दिया हमने, T, तो हमें मिल गया A इज इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन T, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो V माइनस U बराबर AT या फिर V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT।
क्लियर। तो ये हमने देख लिया कि v बराबर u प्लस ए टी, पहला समीकरण ये क्या हो गया यहाँ पे प्रूव हो गया, फर्स्ट समीकरण यहाँ पे प्रूव हो गया। क्लियर। चलिए, तो इस तरह से हमने गति के पहले समीकरण को यहाँ से प्रूफ कर लिया। अब हम प्रूफ करेंगे गति के दूसरे समीकरण को। इस लाइन को मिटा देते, इसका कोई यूज़ नहीं है। चलिए, अब हम प्रूफ करेंगे गति के दूसरे समीकरण को। चलिए, अब हम प्रूफ करते हैं गति के दूसरे समीकरण को, जिसमें हमको पता है रिलेशन s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको हम कहते हैं स्थिति समय संबंध। अगर हमें कुछ समय के बाद वस्तु की स्थिति पता करनी है, कितना दूर वस्तु है, तो हम इस समय को मतलब इस रिलेशन को यूज़ करते हैं। चलिए, हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे। अभी हमने जो पहला क्वेश्चन प्रूफ किया उसमें हमने ये देखा था कि जो वेग समय ग्राफ की ढाल होती है वो हमें क्या बताता है, त्वरण। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि वेग समय ग्राफ में जो ग्राफ क्षेत्रफल जो घेरता है, ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, ये क्या बताता है हमें, ये हमें बताता है विस्थापन। ये हमें बताता है विस्थापन। और हमने मान लिया कि माना कि विस्थापन, जब वस्तु चलेगा गति होगी उसमें, तो कुछ समय के बाद उसमें कुछ विस्थापन होगा। माना कि वो विस्थापन कितना है, s है। तो हम लिख सकते हैं कि ग्राफ घेरा गया क्षेत्रफल बराबर विस्थापन बराबर घेरा गया क्षेत्रफल बराबर विस्थापन। और विस्थापन, अब क्षेत्रफल की बात करें अगर, तो इस ग्राफ के पास दो तरह की ज्योमेट्री है। पहला ये त्रिभुज है और दूसरा ये आयत है। अगर हम इस आयत के क्षेत्रफल को और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ दें तो इस पूरे ग्राफ का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। तो क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का नाम क्या होगा, तो आर एस पी, त्रिभुज आर एस पी का क्षेत्रफल प्लस इसकी अगर हम बात करें तो आयत के क्षेत्रफल में आयत पी एस ए ओ प्लस आयत पी एस ए ओ का क्षेत्रफल। इस आयत का नाम है पी एस ए ओ, इस आयत का नाम हो गया पी एस ए ओ, फिर पी पे वापस चले गए हम। अब मुझे पता है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई प्लस आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। चलिए, अब आगे देखते हैं 1/2 इंटू, अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो इसका आधार कौन है, इसकी आधार है पी एस, तो आधार की जगह पे आ गया पी एस, आधार मतलब ये पोर्शन। और ऊंचाई त्रिभुज की ये हो गई, ये कितना है आर एस, तो आर एस प्लस अगर हम इस आयत की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है भाई, इसकी लंबाई है ये पी एस और चौड़ाई कितनी है ओ पी, तो पी एस इंटू ओ पी। अब जितनी भी चीज़ें हैं इसको यहाँ से ढूंढ के हम वैल्यू पुट करते हैं, तो 1/2 इंटू पी एस का मान क्या है भाई, तो पी एस का मान है टी, तो पी एस का मान हो गया टी इंटू आर एस को भी हम इवेल्यूट करेंगे फिर से। आर एस का मान कितना है v/u, और हमने पहले समीकरण में देख रखा था कि जो v माइनस यू होता है उसका मान बराबर होता है ए टी के। v माइनस यू किसके इक्वल आया था, ए टी के। तो इस आर एस की जगह पे हम क्या रख देंगे ए टी, क्योंकि आर एस बराबर v माइनस यू और यही किसके इक्वल हो जाता है ए टी के इक्वल हो जाता है। आप पिछले वाला इक्वेशन देखेंगे तो उसमें हम डिराइव करके ये चीज़ आपको दिखाए थे। तो आर एस बराबर ए टी, तो प्लस फिर पी एस, तो पी एस का मान कितना है भाई, फिर टी है टी इंटू ओ पी, ओ पी कितना है भाई, तो ओ पी यू के बराबर है। इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, सो एस इज इक्वल्स टू इस चीज़ को पहले लिख लेते हैं हम, तो यू टी, क्योंकि प्लस का साइन है बीच में तो अरेंज करके आगे पीछे लिखा जा सकता है, यू टी प्लस 1/2 ए टी इंटू टी टी स्क्वायर, तो 1/2 ए
टी का स्क्वायर। और इस तरह से हमने गति के दूसरे समीकरण को भी प्रूफ कर लिया ग्राफ की प्रॉपर्टी का यूज़ करके। चलिए अब हम प्रूफ करते हैं गति के तीसरे समीकरण को। गति का तीसरा समीकरण क्या होता है? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको हम स्थिति वेग ग्राफ या वेग स्थिति ग्राफ भी कहते हैं। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम फिर इसी ग्राफ का यूज़ करेंगे और इस ग्राफ में एक बार फिर हमें ग्राफ के बीच का मतलब ग्राफ से घेरा गया क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यही ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल है पूरा। देखिए इसे हम प्रूफ कैसे करेंगे। हमें पता है कि ग्राफ में घिरा क्षेत्रफल, ग्राफ में घिरा क्षेत्रफल हमें क्या बताता है? विस्थापन बताता है। और इस स्थिति में जो ग्राफ में घिरा क्षेत्रफल है वो जरा देखिएगा, एक ज्योमेट्री बनी है ग्राफ में ऐसे कुछ। ये ग्राफ में ज्योमेट्री बनी हुई है, देख पा रहे होंगे आप, ये और ये ज्योमेट्री हमने वहाँ बना दी। अब इसमें होता क्या है कि ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर है, दोनों भुजाएं आपस में समांतर है और ये असमान भुजाएं हैं। ऐसी ज्योमेट्री को मतलब ऐसे फिगर को हम कहते हैं ट्रेपेजियम। इसका नाम होता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम एक ऐसा फिगर होता है जिसमें आमने सामने की भुजा, दो भुजा एक दूसरे के समांतर होती है और दो भुजा असमांतर होती हैं। ठीक, अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है? इसका क्षेत्रफल होता है, तो ये हमें क्या बताएगा? ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल। इस फिगर का नाम है ट्रेपेजियम और ये बताएगा हमें ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल। और ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल होता कितना है? तो उसका मान होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो इसका फॉर्मूला होता है। चलिए अब इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई कर लेते हैं। सो 1/2 समांतर भुजाओं का योग मतलब ये वाली भुजा प्लस ये वाली भुजा, इसका नाम है क्या भाई? OP। तो OP और इसमें हमें जोड़ना है क्या भाई? AR। तो OP प्लस AR इंटू दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, जो ये कितनी है? ये वाली भुजा ये वाली भुजा ये और समांतर भुजा के बीच की दूरी है ये, मतलब कि O से लेके A तक की दूरी। तो OA हो गया। चलिए अब इसको वैल्यू पुट करते हैं हम 1/2। OP का मान क्या होगा? तो OP हम देख पा रहे हैं OP U के बराबर है, तो OP की जगह हमने U लिख दिया प्लस AR किसके बराबर है? V के, तो यहाँ हमने V लिख दिया इंटू OA किसके बराबर है? OA किसके बराबर है? T के, तो OA की जगह पे हमने T लिख दिया। तो हमने फॉर्मूला पा लिया S बराबर 1/2 U प्लस V इंटू T। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। चलिए इस फिगर की जरूरत नहीं है हमें। चलिए देखते हैं। इसके आगे प्रोसीड करने के लिए हमें इस फॉर्मूले में कहीं टी नहीं है, इस पूरे फॉर्मूले में कहीं टी नहीं है। मतलब हमको अगर इसको सॉल्यूशन में लेके आना, अपने रिक्वायर्ड आंसर पे लेके जाना है तो टी को यहाँ से हटाना होगा। अब टी को हम हटा कैसे सकते हैं? इसके लिए हम एक संबंध यूज़ करेंगे। क्या भाई? हम जानते हैं गति के पहले समीकरण से कि v बराबर u प्लस AT, v बराबर u प्लस AT। अब इस u को हम इस साइड शिफ्ट करेंगे तो a इंटू टी बराबर v माइनस यू या t बराबर v माइनस यू अपॉन a, समीकरण नंबर 2। और ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? t की जगह पे ये मान रख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा अब ये जो अपना t का मान
था वो यहाँ रखने पे पूरा इक्वेशन t यहाँ से गायब हो जाएगा और पूरा इक्वेशन u v a और s में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो s इज इक्वल्स टू 1/2 v प्लस यू प्लस वी को हम लिख देते हैं v प्लस यू। बीच में एडिशन का साइन है, जोड़ का साइन है, तो आगे पीछे लिख के दिखने में कोई दिक्कत नहीं है। इनटू टी की जगह पे हम लिखेंगे v माइनस यू अपॉन ए बराबर एस। हमने मैथ्स का एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि अगर कहीं दो क्वांटिटी के बीच में ऐसे रिलेशन हो, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ये आइडेंटिटी बनती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। हम कंपेयर करने पे देख पा रहे हैं ये a ये b, a प्लस बी और ये a ये b, यहाँ a माइनस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं s इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 और a का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2a। अब इस 2a को हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a और s पहले से तो 2as। ये यू स्क्वायर यहाँ माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, सो थोड़ा सा और शिफ्ट कर लेते हैं। v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर और 2s तो ऑलरेडी प्लस में है, तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव्ड हो गया। ये देखिए ऑलरेडी प्लस में था और ये माइनस में उधर गया तो ये भी प्लस में, तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इस तरह से हमने अपनी गति के तीनों समीकरणों को ग्राफीय विधि से प्रूव कर लिया। अब हम इस चैप्टर का एक और टॉपिक पढ़ेंगे, बस लास्ट टॉपिक, वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति, और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा और ये चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा। कल के सेशन में हम कंप्लीट न्यूमेरिकल रखेंगे इन टॉपिक से रिलेटेड। हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक समान वृत्तीय गति क्या होता है पहले इसको हम समझ लेते हैं। एक समान का मतलब हुआ, एक समान का मतलब हुआ नियत चाल, एक फिक्स चाल से, प्लस घूमना कैसे है, तो वृत्तीय पथ पर। तो यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक नियत चाल से चलता है, उसकी गति क्या बोली जाएगी, एक समान वृत्तीय गति। यानी कि यदि कोई वस्तु किसी बिंदु के चारों तरफ, किसी बिंदु के चारों तरफ वृत्तीय पथ पर एक नियत चाल से गति करता है, एक नियत चाल से गति करता है, तो वस्तु की यह गति, वस्तु की गति क्या बोली जाएगी, एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। तो ये हो गया एक समान वृत्तीय गति का परिभाषा। इसको फिगर से समझ लेते हैं। सपोज ये कोई पॉइंट है और कोई वस्तु ऐसे इस पॉइंट के चारों तरफ घूम रहा है। तो अगर मान लेते हैं कि इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या है r, तो अगर यहाँ कोई वस्तु है, ये भी कितना होगा r, यहाँ से हम कोई वस्तु इससे बांध के r त्रिज्या के धागे से, r लंबाई के धागे से बांध के इसको अगर हम ऐसे गोल गोल घुमाते हैं कंटिन्यू ऐसे या फिर ऐसे, तो ये गति क्या बोली जाएगी, एक समान वृत्तीय गति। इसमें होना क्या है भाई, तो इसमें वस्तु की चाल क्या होती है, वस्तु की चाल होती है नियत, फिक्स चाल होती है। ठीक, अब हम बात करते हैं एक समान वृत्तीय गति के बारे में कुछ और बात। जैसे अगर ये एक समान वृत्तीय गति है, तो इसको हम थोड़ा देख लेते हैं ग्राफ के अंदर ले चल के। ग्राफ में देख लेते हैं इसको हम रख के। अगर ये मूल बिंदु है ओ, तो इसमें देखें तो वस्तु जो है वो अपने पथ को बार बार दोहराएगा। अगर वृत्तीय गति करेगा तो
तो अगर वस्तु यहाँ है, अगर वस्तु यहाँ है तो इस स्थिति में, इस स्थिति में ये क्या हुआ, इसकी पोजीशन को मतलब स्थिति को बता रहा है, और इसको बताने के लिए मुझे एक्स अक्ष से भी दूरी चाहिए और वाई अक्ष से भी दूरी चाहिए। अगर वैसे ही हम यहाँ कोई पॉइंट ले लें तो ये दूरी होगी, और इस पॉइंट की भी व्याख्या करने के लिए मुझे दो निर्देशांक चाहिए, एक्स अक्ष के भी निर्देशांक चाहिए और वाई अक्ष के भी। अगर वही पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं इसी बिंदु पे, इसी वृत्त पे, तो हमें कुछ फिर दो पॉइंट ऐसे चाहिए। यानी कि इस वृत्तीय गति के या वृत्तीय पथ के किसी भी बिंदु की व्याख्या करने के लिए मुझे हमेशा दो निर्देशांकों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हम कहते हैं कि जो वृत्तीय गति होता है, एक समान जो वृत्तीय गति होता है वो एक 2 डायमेंशन द्विविमीय गति है। जबकि हमारे चैप्टर एक सरल रेखा की गति की बात कर रहा था, तो वो एक विमीय गति होता है। और ये कैसी गति है, इस नाते इस टॉपिक को चैप्टर के लास्ट में रखा गया और बहुत थोड़ा सा इसका यहाँ यूज़ दिखाया गया। तो कैसी गति है, द्विविमीय गति है। अब द्विविमीय गति होती कैसे है, द्विविमीय गति हम ग्राफ पे कैसे दिखाते हैं। द्विविमीय गति मान लीजिए हमने किसी किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को ऐसे दिखा दिया, ये द्विविमीय क्यों, क्योंकि ये ना एक्स एक्सिस पे है, ना एक्स अक्ष पे है और ना वाई अक्ष पे, ये दोनों अक्षों के बीच में है। किसी भी बिंदु की व्याख्या करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, दो निर्देशांकों की जरूरत पड़ेगी। तो ये कैसी गति बोली जाएगी, द्विविमीय गति। ये होती है द्विविमीय गति की परिभाषा। अब अगर द्विविमीय गति में मुझे गति की दिशा पता करनी हो, गति की दिशा पता करनी हो, तो गति की दिशा हम कैसे पता करेंगे, जिस बिंदु पे मुझे गति की दिशा पता करनी होती है उस बिंदु पे हम एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं ऐसे। जिस भी बिंदु पे मुझे गति की दिशा पता करनी हो वहाँ हम स्पर्श रेखा खींच देते हैं। तो द्विविमीय गति में वस्तु की गति की जो दिशा होती है वो खींची गए स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में होती है, खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। तो इस तरह से अगर हम पूछें कि ये द्विविमीय गति का अगर उदाहरण है तो बताइए इस बिंदु पर वस्तु की गति की दिशा क्या होगी। तो अगर ऐसे घूम रहा तो वस्तु की गति की दिशा यहाँ क्या होगी, यहाँ पे हमें एक स्पर्श रेखा खींच देना होगा। इस बिंदु पे ऐसे खींच देंगे स्पर्श रेखा, इस बिंदु पे ऐसे स्पर्श रेखा खींच देंगे, और इस बिंदु पे स्पर्श रेखा ऐसे खींच देंगे। तो हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वस्तु की गति की दिशा लगातार बदल रही है, लगातार बदल रही है। कैसे भाई, इस बिंदु पे गति की दिशा है इधर, इस बिंदु पे गति की दिशा है नीचे, इस बिंदु पे गति की दिशा है इधर, और इस बिंदु पे गति की दिशा है ऊपर। तो वस्तु नियत चाल से तो चल रही है लेकिन इसकी गति की दिशा लगातार बदल रही, और दिशा लगातार बदलने की वजह से इसका वेग भी लगातार बदलेगा। क्योंकि वेग हमको किससे पता चलता है, दिशा से। क्योंकि हमको पता है कि वेग का जो परिमाण होता है वो क्या बताता है, चाल। तो चाल तो इसकी नियत है, लेकिन दिशा लगातार बदलने की वजह से इसका वेग लगातार बदलता रहेगा, इसका वेग लगातार बदलता रहता। क्योंकि मुझे पता है कि वेग कैसी राशि है, वेग एक सदिश राशि है, और सदिश राशियों को बदलने के लिए 3 तरीके यूज़ किए जाते हैं। या तो उसका परिमाण बदल दीजिए, या तो उसकी दिशा बदल दीजिए, या फिर दोनों को बदल दीजिए। तो वेग का परिमाण तो बताता है चाल, वेग का परिमाण क्या बताता है, चाल। और इस एक समान गति में, वृत्तीय गति में वस्तु की चाल क्या है, नियत है। तो चाल तो होगी मतलब परिमाण नहीं बदल रहा, लेकिन वेग बदल किसकी वजह से रहा है, क्योंकि दिशा लगातार बदल रही है। देख रहे हैं, गति की दिशा लगातार बदले, गति की दिशा लगातार बदलने की वजह से वस्तु का वेग बदलेगा, और वेग बदलता रहेगा तो मुझे पता है कि वेग परिवर्तन की दर क्या होती है, त्वरण। यानी कि एक समान वृत्तीय गति जो होता है, एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है भाई, वृत्तीय गति में एक समान त्वरण होता है, एक समान त्वरण होता है।
तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है, एक समानुवृत्तीय गति जो होता है वो त्वरित गति होता है। किसकी वजह से? वेग की दिशा लगातार बदलने की वजह से। तो वेग की दिशा या फिर गति की दिशा लगातार बदलती, मतलब वेग बदल रहा है, और वेग बदलना, समय के साथ वेग बदलने की परिभाषा को कहते हैं त्वरण। त्वरण की परिभाषा क्या होती है? वेग परिवर्तन की दर। अब वो वेग किसी भी तरह से बदले, या दिशा में बदले या परिमाण में बदले, तो यहाँ पे वेग किस में बदल रहा है? दिशा में। तो यहाँ पे क्या होगा? वेग परिवर्तन की दर ही क्या बदल जाएगी? त्वरण। तो एक समान वेग से एक समान त्वरण इसमें उत्पन्न हो जाता है। तो वृत्तीय गति के बारे में हमने खास बात क्या देखा कि वृत्तीय गति में वस्तु की चाल क्या होती है? नियत, लेकिन उसके वेग की दिशा लगातार बदलती रहती है। इस नाते इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? त्वरण उत्पन्न हो जाता है, यानी कि इसके पास एक त्वरण होता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं कुछ और। चलिए, तो वृत्तीय गति में हो गया भाई चाल, नियत, वेग परिवर्तित, वेग क्या रहता है? कंटिन्यू बदलता रहता है, और वेग के परिवर्तन होने की वजह से इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? त्वरण होता है। इसमें वृत्तीय गति में क्या होता है? त्वरण होता है। अब मुझे एक बात पता है कि सारी वस्तुएं अपने गति की दिशा में चलना चाहती हैं, या गति की दिशा में चलती हैं। गति की दिशा में भाई जो उनकी गति की दिशा होगी वस्तु उधर ही चलेगा। तो सारी वस्तु अपनी गति की दिशा में चलती हैं। जैसे इसी केस में देख लीजिए, मान लीजिए हम कोई पत्थर लेके एक रस्सी में बांध के उसको गोल गोल हम घुमा रहे हैं, तो जब उसको गोल गोल घुमाएंगे, सपोज जैसे वो घूमते घूमते हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, तो यहाँ जब ऊंचे वाले बिंदु पे पहुंचेगा, उच्चतम बिंदु पे, तो हम धागा छोड़ देंगे, तो ऐसे घूमता हुआ पिंड ऐसे इधर भाग जाएगा। जो उसकी गति की दिशा होगी वो उधर चला जाता है। उसे घुमाते घुमाते अगर इस पॉइंट पे छोड़ेंगे तो वैसे नीचे चला जाएगा, ऐसे घुमाते घुमाते अगर इस पॉइंट पे छोड़ेंगे तो ये इधर चला जाएगा, यहाँ छोड़ेंगे तो ये ऐसे ऊपर चला जाएगा। तो गति की दिशा में तो जाएगा, लेकिन कब? जब केंद्र से उसको छोड़ा जाएगा तब। यानी कि अगर वस्तु अपनी गति की दिशा में नहीं जा पा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु को वृत्तीय पथ पर चलाया जा रहा है, क्योंकि उसे अपनी गति की दिशा में जाना चाहिए, लेकिन वो गति की दिशा में नहीं जा पा रहा। इसका कारण ये है गति की दिशा में नहीं जा पाने का कारण ये है कि वृत्तीय गति में गति को बनाए रखने के लिए, वृत्तीय गति को बनाए रखने के लिए, गति को या वृत्तीय गति को बनाए रखने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। एक बल की आवश्यकता होती है, यानी कि जब भी कोई वस्तु वृत्तीय गति करता है तो हमेशा उस पर एक बल लगता है, और अगर वो बल नहीं लगेगा तो वस्तु वृत्तीय गति ना करके वो सीधी रेखा में, मतलब अपनी गति की दिशा में चलना शुरू कर देता है। तो वृत्तीय गति में वृत्तीय गति के वृत्तीय पथ को बनाए रखने के लिए वस्तु को एक बल की आवश्यकता होती है, जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल कहते हैं। ठीक, अभिकेंद्र बल। और इस अभिकेंद्र बल की जो दिशा होती है वो होती है सदैव केंद्र की ओर, यानी कि वस्तु पर हमेशा केंद्र की ओर एक बल लगता है। जब भी कोई वस्तु वृत्तीय गति करता है तो वस्तु पे हमेशा, हर बिंदु पे वस्तु पे हमेशा केंद्र की ओर एक बल लगता है, और उसी बल को हम क्या कहते हैं भाई? उसी बल को हम कहते हैं अभिकेंद्र बल। क्लियर? मानते हैं इसका वेग कितना है? v, और मान लेते हैं इस पिंड का द्रव्यमान कितना है? m। तो अगर m द्रव्यमान का एक पिंड r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर v वेग से घूमता है, यदि m द्रव्यमान का एक पिंड r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर v वेग से घूमता है, तो हमेशा उस वस्तु पर केंद्र की ओर एक बल लगता है, और उस बल को हम कहते हैं अभिकेंद्र बल। और उस अभिकेंद्र बल का जो मान होता है वो होता है F बराबर mv²/r। ये हर क्लास में आप जाएंगे तो इसका प्रूफ भी मिलेगा आपको। F बराबर mv²/r। यहाँ पे F क्या है? अभिकेंद्र बल। तो केंद्र की ओर लगने वाले बल को कहते हैं अभिकेंद्र बल, और इसी बल की वजह से कोई वस्तु वृत्तीय गति या वृत्तीय पथ को बनाए रखता है। यहाँ पे m क्या है? वस्तु का
द्रव्यमान, v क्या है वस्तु का वेग, r त्रिज्या के r क्या है वृत्तीय पथ की त्रिज्या। तो ये सारी चीज़ें हो गई वृत्तीय गति के बारे में। तो हमने देखा कि वृत्तीय गति एक ऐसी गति होती है जिसमें वस्तु की चाल तो नियत होती है लेकिन उसका वेग की दिशा लगातार बदलती रहती है और वेग की दिशा लगातार बदलने की वजह से वस्तु की जो गति होती है वो त्वरित गति हो जाती है। चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं कुछ और फॉर्मूला एक समान वृत्तीय गति से रिलेटेड। जब भी कोई m द्रव्यमान का पिंड r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर v वेग से चलता है तो वृत्तीय पथ पे चलेगा तो गति कौन सी पूरी जाएगी वृत्तीय गति। और वृत्तीय गति को बनाए रखने के लिए वस्तु पे हमेशा केंद्र की ओर एक बल लगता है जिसे हम कहते हैं अभिकेंद्र बल। उसका फॉर्मूला होता है mv²/r। तो ये हो गया पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, अगर वस्तु का वेग है v, वृत्तीय पथ की त्रिज्या है r, तो बताइए एक चक्कर पूरा करने में तय की गई दूरी क्या होगी। तय की गई दूरी कितनी होगी एक चक्कर पूरा करने में। तो देखो एक चक्कर में वस्तु अपनी परिधि के बराबर दूरी तय कर लेगा। वृत्त की परिधि कितनी होती है 2πr। 2πr दूरी तय कर लेगा और दूरी तय किया किस वेग से, तो वेग था v। तो हमसे ये पूछते कि बताइए एक चक्कर पूरा करने में कितना समय उसको लग जाएगा। एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, तो एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, और एक चक्कर पूरा करने में जो भी समय लगता है उसे हम कहते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल की ही परिभाषा होती है कि जब भी कोई वस्तु वृत्तीय गति करता है तो एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसे क्या बोलते हैं आवर्तकाल, और उसका सिंबल होता है कैपिटल T। तो कैपिटल T हमसे पूछ दिया बताइए एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, तो यहाँ से अगर हमें समय निकालना है तो समय बराबर क्या आएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो देखते हैं यहाँ से हमको पता चला कि समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, समय कितना लगा हमने उसको आवर्तकाल मान लिया, तो एक पूरा आवर्तकाल में समय t। एक पूरे आवर्तकाल में मतलब एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगेगा उसमें तय की गई दूरी कितनी है, तो अपनी परिधि के बराबर, तो कुल दूरी तय करेगा 2πr। किस वेग से, तो v वेग से। तो हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला निकाल लिया कि अगर v वेग से m द्रव्यमान का पिंड r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पे घूमेगा तो कितना समय उसको लग जाएगा एक चक्कर पूरा करने में। तो समय होता है t बराबर 2πr/v। हम चाहें तो यहाँ से अगर हमें वेग ना पता हो तो हम वेग भी निकाल सकते हैं, तो v बराबर 2πr/t। तो इस तरह से हमने कुछ फॉर्मूले देखे, जैसे एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये, और एक फॉर्मूला हमने देखा f बराबर mv²/r। इन फॉर्मूले का यूज़ करके हम वृत्तीय गति के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। अभी केंद्र बल की दिशा हमेशा केंद्र की और वृत्तीय गति के केंद्र की ओर। और इस तरह से हमारा ये चैप्टर फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट जितनी भी थियरीज का पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया। कल के लेक्चर में हम लास्ट लेक्चर रखेंगे और उसमें हम बस न्यूमेरिकल्स रखेंगे, अच्छे न्यूमेरिकल्स रखेंगे, और उस प्रॉब्लम्स को जितने भी फॉर्मूले तक हम पढ़े, जैसे ये कुछ फॉर्मूले हो गए और भी कुछ फॉर्मूले और कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम, तो कल हम कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, 10-15 क्वेश्चन कर लेंगे, और उसके बाद ये चैप्टर ओवरऑल फिनिश हो जाएगा। सो उम्मीद है आपको ये टॉपिक जो आज हमने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू।